हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था तो की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां ये व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। मजदूरों के दर्द पलायन पर कोई मेहमान आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो हुआ है प्रवासी मजदूरों को, जो गांव से कुछ पैसे कमाने शहर आते हैं। वो मजदूर जो रोज कमाकर अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन अब इन मजदूरों के पास नौकरी नहीं है। ऐसे में ये मजदूर पैदल ही अपने घरों की तरफ निकलने लगे। मजदूरों की परेशानी को देख सरकार ने इनको घर भेजने और खाने की व्यवस्था की। प्रवासी मजदूर या स्थानीय मजदूर सभी को अपने सिरसा में लाने के लिए और उन्हें उत्तर प्रदेश भेजने के लिए प्रशासन गंभीर रहा है और संजीदा प्रयास किए हैं। हरियाणा के सिरसा से रोडवेज की 25 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों का दूसरा जत्था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बागपत के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक पिछले काफी समय से प्रशासन की तरफ से मजदूरों के लिए राधा स्वामी सत्संग घर में रहने की सुविधा की गई थी। अब इनके जाने की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश जाने वाले मजदूरों को बसों से, तो वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जाने वाले मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों से रवाना किया गया। सभी को मास्क दिया गया है, सभी को सैनिटाइजर दिया गया है, सभी को ब्रेकफास्ट अभी राधा स्वामी सत्संग की तरफ से ये करवाया गया है। अभी सारी व्यवस्था इनकी यहाँ रहने की थी रात को। अपने घर जाने वालों के चेहरों पर दिखी खुशी ये साफ बता रही थी कि जैसे उन्हें फिर से जीवन दान मिला हो। एक तरफ तो हरियाणा में मजदूरों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई, वहीं दूसरी तरफ पंजाब से अभी भी मजदूर पैदल ही पलायन कर रहे हैं। देर रात भी पंजाब में श्रमिक नदियां और जंगल पार करके हरियाणा में आने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ थके हारे श्रमिकों को हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस आसरा देने में जुटी है। साथ ही कुछ सामाजिक संस्थाएं दिन रात ऐसे श्रमिकों की मदद कर रही है। मजदूरों का आरोप है कि पंजाब में मालिक उनको सैलरी नहीं दे रहे और पुलिस उन्हें हरियाणा की ओर धकेल रही है। रहते थे पटियाला में 2 महीने लॉकडाउन हो गया, हम ठा लिए, नहीं तो कोई पैसा आए नहीं खाने का, कोई सरकार ने हमें कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई आज तक। और अब हम पैदल चल के यहाँ तक आ गए हैं। पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, मार भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं। वो तो जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें। हमारे तरफ की सरकार ये भी नहीं है कि हम निकाल ले यहाँ से, तो मन नहीं तो है, हमें क्या करेंगे। प्रवासी मजदूर अभी भी पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। कुछ जगहों पर तो इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पैदल चलने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मजदूरों की जो स्थिति है वो लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए लगातार संघर्षरत नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको मुखातिब करा देते हैं। आजाद सिंह मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा मजदूर संघ के। आजाद सर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आजाद जी, जिस तरह से मजदूर लगातार पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, संघर्षित नजर आ रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो इस पूरी स्थिति में आप किन को जिम्मेदार मानते हैं? देखो मैडम, पहले तो मैं जितने भी जो लोग सामाजिक और अपने कर्मचारी जहाँ भी अपने ड्यूटियों पर तैनात हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे माहौल में सामाजिक संस्थाओं ने और कर्मचारियों ने अपने एक ड्यूटी को बड़े नैतिकता के आधार पर इतनी महामारी में जो कार्य किया। रही बात मजदूरों का पलायन, ये स्वाभाविक बात है कि मजदूर के दिमाग में आती है कि यहाँ से तो काम बंद हो गया, मैं क्यों नहीं अपने घर पहुंचूं। हर व्यक्ति के इंसान हर एक के दिमाग में यही बात। परंतु रही बात ये एक केंद्र नहीं, सभी स्टेट के लिए कहना चाहिए कि आप अपने
प्रदेश के मजदूर की हर एक की जिम्मेवारी हर एक प्रदेश स्तर पर होनी चाहिए। हरियाणा मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा का जो काम वो सबसे बेहतर रहा है। अब हमारी रोडवेज की बसें पीछे उदाहरण है कि जो रिवाड़ी से बस चली भागपुर जाकर उन्होंने उनको आदेश प्राप्त हुए कि आप भागपुर जाकर इन मजदूरों को छोड़कर आए। यूपी प्रशासन उनको लेने में तैयार नहीं। जो लोग ऐसी महामारी में कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है। ऐसे माहौल में तो एक आगे जैसे यूपी है या हमारे यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजदूर आए और मजदूर एक कहीं भी किसी भी प्रदेश की देश की रीढ़ की हड्डी होती है। मजदूर से ही देश का विकास होता है और देश के विकास में अहम हाथ मजदूर का। ठीक हम मानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, हमारे साथ ही दिल्ली है, वहां पर क्या स्थिति है जो केवल मीडिया पर सीमित हुई। प्रदेश हरियाणा सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, प्रशासन ने भी, और जहां जहां कर्मचारी की बात आती है और सामाजिक संगठनों ने भी इस महामारी को, कोरोना को में जिन्होंने जो काम किया है उन योद्धाओं को हम सल्यूट करते हैं। परंतु रही बात हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने भी अपने मजदूर को, अपने नागरिक को, जैसे हरियाणा प्रदेश इनको हमारी रोडवेज की बसें गई हैं, हर एक स्टेट में गई है, सबसे ज्यादा हमारा यूपी और बिहार के। वैसे तो यूपी बॉर्डर का बनता है जब वो लोग नहीं करते, परंतु हम उनको दूर दराज तक भी छोड़कर आ रहे हैं। निःशुल्क गाड़ियां जा रही हैं और वहां जाने के बाद उनको तेल भी उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसे में यूपी सरकार की और साथ में बिहार का, जैसे आप देखो बंगाल के लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने केंद्र सरकार ने इन स्टेटों से, इनके जो प्रशासनिक जो भी इनके सरकार से केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उनके इस तरह से जो बिहेव है वो ठीक नहीं है। ऐसी महामारी हरियाणा सरकार बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य कर रही है और सभी हरियाणा सरकार अपोजिशन पार्टियां भी जितनी भी हैं, सभी राजनीतिक दल सभी मिलकर इस महामारी में एक कदम ताल से ताल मिलाकर जो सराहनीय कार्य किया वो हरियाणा का पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे बेहतर कार्य। जी आजाद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम रुख कर लेते हैं हमारे गुरुग्राम से संवाददाता मनोज वशिष्ठ की ओर। मनोज, आप भी बताएं, यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति नजर आ रही है? किस तरह से प्रवासी मजदूरों की व्यथा यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए सोनिया, कल हमारी बात हुई, प्रवासी रोजगार बचा है ना उनके पास खाने के लिए, जिन कमरों में, जिन मकानों में रह रहे हैं वहां पर जो उनके मकान मालिक हैं वो उन्हें किराए के लिए तंग कर रहे हैं। जो उनका बचाया हुआ पैसा था वो भी अब खत्म हो गया है, तो उनके पास अब जाने के अलावा यहाँ से अब कोई चारा नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा था कि पहले भी पैदल ही यात्रा कर रहे थे, जिसको देखते हुए अब ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यहाँ पे अभी कुछ ही देर में मैं गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर हूँ, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर किसी को जाने की मनाही है, सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसें अंदर जा रही हैं जिनमें श्रमिक बैठे हुए हैं और 1200 से 1400 एक ट्रेन के अंदर बिहार के लिए अभी कुछ श्रमिक यहाँ से रवाना होंगे। जी सोनिया। अब मनोज, श्रमिकों की ओर से लगातार कहा भी जा रहा है कि चलो ठीक है, प्रदेश सरकार उनको उनके गृह राज्य भेज तो रही है, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया काफी बाद लिया गया। आप देखिए लॉकडाउन का तीसरा चरण है, 2 चरण जा चुके हैं, तो क्या इस तरह की शिकायतें, इस तरह की प्रतिक्रिया भी यहाँ श्रमिकों की ओर से आई? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, श्रमिकों की नाराजगी जरूर है, लेकिन अभी वो नाराज कम और व्यथित ज्यादा है, वो काफी परेशान है, क्योंकि हमको भी यही लग रहा था कि शायद लॉकडाउन के बाद स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि तीसरा जो लॉकडाउन है उसमें भी गुरुग्राम में भी काफी सारे मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम श्रमिकों की बात करें तो वो अभी फिलहाल उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि किसी तरह वो अपने घर पहुंच जाएं, जहां पर वो यहाँ पर अगर खेती मजदूरी कर रहे हैं तो वहां पर भी मजदूरी करके रह लेंगे, लेकिन कम से कम वो अपने घरों में रहेंगे। जी सोनिया। और मनोज, मजदूर तब घर जा रहे हैं, वो ट्रेन में बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? क्या वो जिस राज्य में जा रहे हैं वो गांव, वो राज्य इनको एकदम रोजगार देने के लिए सक्षम नजर आ रहा है? रोजगार का भी तो संकट गहराया हुआ है ना यहाँ पर।
देखिए सोनिया, बिल्कुल उत्साहित हैं। जैसे आपने बात करी कि जो लोग ट्रेन में बैठे हैं वो काफी उत्साहित हैं। यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है रेलवे स्टेशन पर, उन्हें खाने के पैकेट देकर, पानी की बॉटल देकर उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो आपने बात करी कि वहां पर भी रोजगार का संकट बिल्कुल उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जरूरी इन्हें अभी अपने खाने की चिंता सता रही है कि किसी तरह अपने घर पहुंच जाए जहां इन्हें कम से कम खाना नसीब होगा। जी सोनिया। और रोजगार की किसी तरीके से चिंता क्या नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है और हो सके चौथे चरण के साथ कुछ रियायतों में भी इजाफा किया जाए, तो क्या इनकी ओर से ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अगर हम रुक ही जाते तो बेहतर होता, वहां जाएंगे तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो भी क्या होगा? देखिए सोनिया, बहुत सारे श्रमिकों से बात हुई, सबकी जबान पर सिर्फ ये बात है कि हमें अपने घर जाना है। काम जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ फैक्ट्रीज खुल रही है तो यहाँ पर क्यों नहीं रुक रहे हैं आप, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपने पहले घरों को जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही कुछ रोजगार के हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन फिलहाल जो है घर जाना है। बस उनके दिमाग में यही बात चल रही है और लोगों पर सिर्फ यही बात है। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए यहाँ की स्थिति से। आजाद जी, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रदेश सरकारें भी लगातार कोशिशें कर रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। बात अगर सिरसा की करें तो सिरसा से भी जितने भी मजदूर या तो पंजाब से आते नजर आ रहे हैं, उनको भी उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला से भी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। तो देखिए, सिरसा से मजदूरों का दूसरा जत्था रवाना किया गया है और इसी के साथ कई तरह के प्रश्न भी बने हुए हैं। लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है और आप देखें कि 17 मई को ये तीसरा चरण खत्म होने वाला है, चौथे चरण की शुरुआत भी होने वाली है। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि देखिए 2 चरण जाने वाले हैं, बल्कि तीसरा चरण भी पूरा होने वाला है, तो तमाम जो सरकारें हैं वो प्रवासी मजदूरों की सुध अब इतनी लेट क्यों ले रही हैं? हालांकि प्रवासी मजदूरों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, जहां पर वो काम करते थे, चाहे वो छोटे उद्योग हों चाहे वो बड़े उद्योग हों, वहां पर उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। जहां पर वो रह रहे थे, जिन किराए के मकान में वो रह रहे थे, वहां पर भी मकान मालिक लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि उनको किराया दिया जाए। तो इसी बीच जब उनको खुद ही रोजगार नहीं मिल रहा है, खुद ही उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जो दूसरे खर्चे हैं तो वो उन खर्चों को किस तरह से पूरा करेंगे? आप देखें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो प्रवासी मजदूरों की सहायता करने से पीछे हटनी शुरू हो चुकी थी। आप देखें कि लॉकडाउन के 2 चरण थे, बहुत सारी सुर्खियां आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि इस तरह से सामाजिक संस्थाएं प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए आगे आई, शेल्टर होम्स की व्यवस्था की। तमाम लोग जो हैं अपने अपने आधार पर प्रवासी मजदूरों को भोजन की भी व्यवस्था करवा रहे थे, प्रवासी मजदूरों को राशन भी बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के तीसरे चरण के साथ कई रियायतें भी खोली गई, तो उसी के साथ प्रवासी मजदूरों को जितनी भी सहायता दी जानी थी, उन सहायताओं में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। हालांकि सामाजिक संस्थाएं अब भी कार्य कर रही हैं, लेकिन उस तरह से उतनी तादाद में कार्य नहीं कर रही जिस तरह से लॉकडाउन के 2 चरणों में किया। तो प्रवासी मजदूर भी लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने उनको सहायता तो दी, लेकिन ये सहायता काफी लेट थी। आजाद सिंह मलिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आजाद जी, देखिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर एक और संकट गहराया हुआ, उनकी ओर से कहना कि वो अपने गृह राज्य जाएंगे, तो क्या उनके राज्य भी उनको रोजगार दे पाने में समर्थ होंगे? देखो मैडम, वो रोजगार के लिए ही उत्तर प्रदेश, बिहार से हरियाणा के अंदर रोजगार लेने के लिए वो दूसरी स्टेटों के अंदर आए और यहाँ पर वो जो अपनी दिनचर्या, उनकी एक अच्छी गुजर बसर थी, हमारे को तो नहीं लगता कि वहाँ पर उनको रोजगार मिल पाएगा। इतनी मात्रा में बिहार और उत्तर प्रदेश में रोजगार है, तो एक स्वाभाविक है कि उनके दिमाग से अंदर कोई ऐसा कैंप, उनको ऐसा कोई मोटिवेट किया जाए कि भाई आप लोग यहाँ काम खुल गया है, आप लोग काम करें, आपको हर चीज से, आपको मेडिकल से, हर चीज से, आपकी सैलरी से आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा कोई इनको मोटिवेट किया जाए ताकि ये यहाँ रुकने पर। परंतु अब एक ही बात कह रहे हैं कि भी हमें तो घर जाना है,
और घर पर वहाँ कोई काम तो इतना नहीं है कि काम के लिए तो यही आए हैं वो लोग, और यहाँ से मजदूर पलायन कर गया तो हमारे यहाँ उद्योग का और इसका बहुत काफी उद्योग तो जी के मजदूर के ही कंधे पर चलता है, मजदूर के बगैर उद्योग कैसे चलेगा। आज जो स्थिति है, मजदूर ही एक किसी भी देश को उठाने वाली काम करने की सबसे मेन रीढ़ की हड्डी है, और इसको मोटिवेट करना सरकार को किसी तरह से भी कैंप लगाओ, इनको मोटिवेट करो, इनसे कहीं भी कहीं कोई नाजायजी हो रही है तो वहाँ सरकार इनके इसमें कदम उठाए, इनकी पूरी हर तरह से, तब जाकर हमारा वो हो सकता है। जाने का तो वहाँ ये लोग जाएंगे, इनके अंदर एक ही है कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं तो अपने परिवार में जाए, वहां से भी बात होती है काफी, पर वो लोग कहते हैं कि जी हम आएंगे, पक्का आएंगे, परंतु अब इस वक्त इनके ध्यान में एक ही बात बड़ी कि हम अपने घर जाएं। तो आजाद जी, आप देखिए कि अगर उद्योग खुलते हैं तो तब भी प्रवासी मजदूर जो हैं या फिर मजदूर जो हैं उनका संकट जरूर गहराएगा, क्योंकि देखिए सारा कार्य जो है वो मशीनें तो कर नहीं सकती, तो इस तरह से उद्योग धंधों पर भी एक जो नकारात्मक असर है वो देखने को मिलेगा। देखो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं मैडम कि नहीं मिलेगा, परंतु इसको दोबारा पटरी पर लाना ये सभी का मिलकर कार्य है, उद्योगपति का भी और मजदूर का भी, दोनों एक परिवार की तरह तालमेल बनाए। और इंडस्ट्रियल भी ये ना समझे कि भाई मैं, कुछ लोग जो बातें आई हैं सुनने में, परंतु एक दावा मैं जरूर करता हूँ, हरियाणा के अंदर कोई भी मजदूर, हम बाहर से देखते हैं यूपी में इसमें पैदल चल रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़ा वो हो रहा है, परंतु हरियाणा के अंदर कोई भी एक मजदूर भूखमरी से नहीं मरा है। उनको व्यवस्था की गई है, बेशक भले ही उनके मन में जाने की इच्छा है, वो चोरी छिपे निकल कर जा रहे हैं, हरियाणा सरकार व्यवस्था भी कर रही है। जैसे हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं बसों से उनको छोड़ने का, कोई उनसे रेंट किराया नहीं लिया, परंतु उनके दिमाग में जो बात जाने की है वो एक अलग मिसाल है। अभी काम खुल रहे हैं तो खुलने के लिए इनको अपने परिवार के सदस्य की तरह, हर फैक्ट्री मालिक भी इनको बैठकर एक परिवार के सदस्य की तरह मानकर इनको समझाए और कहीं भी खुल चुका है, हम आपकी हर तरह से जिम्मेवारी लेते हैं, आप लोग काम करिए, अपने घर से जो भी है, जो कोई दिक्कत है, तो इस तरह से इनकी हेल्प करनी मजदूर की तभी संभव हो पाएगा। आजाद जी, अगर हरियाणा की बात करूं तो मैं, क्योंकि किसानों की बात करूं, जमींदारों की बात करूं, क्योंकि हरियाणा किसानों और जमींदारों की ही धरती है, तो ऐसे में जब गेहूं की कटाई होती है या धान की बुआई होती है तो खास तौर पर बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर हरियाणा के घरों में काम करते हैं। इवन कि उनके साथ जो है एक पारिवारिक संबंध स्थापित होता, चाहे गन्ने की कटाई की भी बात करें, तो इस तरह से जो मजदूरों की जो शिकायतें हैं वो किसान जमींदारों के प्रति नहीं आई, मजदूरों की जो शिकायतें वो उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों के खिलाफ आई है कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। और कहीं ना कहीं जब किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो गुस्से में एक तरीके से प्रतिक्रिया देता, प्रतिक्रिया के तौर पर मजदूरों को यही लगा कि क्यों ना वो अपने राज्य लौट जाएं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रही हूं तो मजदूरों का कहना कि हम शहरों में वापस नहीं आना चाहते। ये सच्चाई है मैडम कि आज तक कभी भी ये नहीं है कि वो एक उद्योग जगत से जुड़ा हुआ है। मजदूर एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो किसान के साथ गन्ने की कटाई है, गेहूं की कटाई है, जो जमीन से संबंधित है, ये एक बहुत प्रवासी मजदूर इस काम के लिए आता है। हमारा यूपी से, बिहार से बहुत काफी है, जो जीरी की रोपाई है, गेहूं की कटाई है, गन्ने की जुताई कटाई सब होता है। आज तक किसी भी किसान का, मजदूर का कहीं पर भी ये विवाद नहीं है कि इसने मेरी मजदूरी नहीं दी है, जो खोल की है इसने मेरे साथ ये नहीं किया है। ये बात जरूर है कि इस संकट की घड़ी में सामने बहुत बात आई है, कुछ उद्योगपतियों ने ये कहा कि हमारे पास सैलरी नहीं है, हम नहीं देंगे, ये इस तरह का जो बातें आई हैं। और किसान भले ही तो अपनी कितनी समस्याएं से जूझ रहा हो, चाहे उसकी पेमेंट भी नहीं आई अभी तक, चाहे वो खुद भी, परंतु वो कभी भी मजदूर की, किसान कभी दिहाड़ी रखकर चाहे उसे कैसे भी, चाहे कर्ज उठाकर देना पड़ता हो, देता है। ये तो अंतर एक बहुत है कि किसान मजदूर की हर तरह से हेल्प करता है, चाहे कैसी भी हो, काम कराता है। रही बात इंडस्ट्री की, ये जो गैप है, इस गैप को दूर करने का ये एक बहुत बड़ा कार्य है हमारा, जो कि उद्योगपति भी अगर किसान की तरह, किसान जैसे मजदूर को अपने साथ लगाकर काम करता है,
अगर ये गैप इंडस्ट्रियल मालिक लोग भी इस गैप को दूर करें तो ये नौबत नहीं आ सकती। ये सच्चाई है बिल्कुल कि काली उद्योगपतियों ने कहा कि हम 60% देंगे, कुछ ने कह दिया हम नहीं देंगे, कुछ ने कह दिया कि हमारे तो आगे से ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। ये मजदूर इस वजह से भी पलायन किया कि उन्होंने ये कहा भी इनके पास काम तो है नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर में तो लोग किसान खेत में उसमें और भी प्याज की वो चल पड़ी, गेहूं की कटाई समाप्त होगी उसमें चल पड़े, मंडियों में काम करे, वहाँ कभी ऐसी बात नहीं आती जितनी बात ये जो उद्योगपति जगत के जो लोग बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर चर्चा की, आप लोगों को वो तस्वीरें दिखाई जो तस्वीरें वाकई दर्दनाक हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस आपदा में कितने सारे लोग हैं जो अपने गृह राज्य जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं, कितने ऐसे मजदूर हैं जो रास्ते पर चलते चलते मौत को प्राप्त हो गए या जिनकी मौत हो गई। और आप आज खबर भी देखिए कि यूपी से बता रहे हैं जहां पर कई प्रवासी मजदूर जो हैं उनकी भी मौत हो गई। तो लगातार इस तरह की जब खबरें सामने आती तो वाकई आपदा और ज्यादा दर्दनाक नजर आते। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।